कौन नहीं जानता कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? कौन नहीं जानता कि शराब नहीं पीना चाहिए? लेकिन नॉट एबल टू डू, ये सबसे बड़ा इश्यू है। एक्चुअली जब स्टोरी ऐसी है कि जब मैं इस दुनिया में आया, अब सिल्वर स्पून कह सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय। मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरा मोदी लाया नहीं जा सकता, दूसरा गांधी बनाया नहीं जा सकता। इंसान यूनिक है। आप हर एक इंसान एक ओएस के साथ पैदा हो। आने वाले 10 साल मैं हाईएस्ट सिंगल मदर को देख रहा हूँ। 3 साल मेरे चलेंगे, उसके बाद मेरे को लगेगा कि मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं कमा रही हूँ, मैं इसके प्रेशर में क्यों हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उससे पहले उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उन दोनों, जिस तरह से उन्होंने लाइफ को जीकर अपनी कंडीशनिंग कर दी, उन कंडीशनिंग पे वो शिकार हो रहे हैं, उन वैल्यूज़ के शिकार हो रहे हैं, उस आइडेंटिटी के शिकार हो रहे हैं। जो अब सवाल ये है कि हस्बैंड वाइफ में वो ये कहता है, तो वो कहता है कि सर हमने शादी करी है पर यहाँ से लीव करने का ऑप्शन है। मैं कहता सारा सवाल जनरेट ही होता है तब। मेरे पास कोई पेरेंट्स हैं तो सर बच्चों के बारे में मुझे सिखाओगे, ये हम शानदार हो। अगर ट्रेनिंग की सिखाने की जरूरत है तो टीचर से। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, खूबसूरत ट्रेनर, गाइड, आप कह सकते हैं कि एजुकेटर, जो आपको एक नया एंगल देंगे हर लर्निंग पर। जितेश गाडिया जी फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू सर। जितेश, आपका सबसे पहले स्वागत है। और मेरी और आपकी मुलाकात आई थिंक 2019 में हुई थी अहमदाबाद में, जी सर। व्हेन आई वाज कंडक्टिंग माय एनएलपी वर्कशॉप देयर। जी। आपसे तब मुलाकात हुई थी। और पहली मुलाकात में पहली मुलाकात के बाद अहमदाबाद का मैंने वेट नहीं किया था, मैं पुणे आया था। अच्छा, मुलाकात हुई थी इंट्रो सेशन में। हाँ हाँ और इंट्रो सेशन के बाद इमीडिएटली पुणे का आपका वर्कशॉप था। हाँ और पुणे के बाद अहमदाबाद का वर्कशॉप था। हाँ हाँ हाँ, यस। तो इंट्रो में हमारे मुलाकात के बाद मैं मेरी फैमिली के साथ आया था, एक दोस्त को लेके आया था, क्योंकि उस समय मैं उस कंडीशन में था कि एक लाइफ को नया टर्निंग ले रहा था। तो मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था। तब भी आप थे ट्रेनिंग में? तब भी ट्रेनिंग में था। तब मैं सेल्स एंड ट्रेनिंग बोथ में था। अच्छा, मतलब सेल्स में भी था और ट्रेनिंग भी करता था। तो एनएलपी से आपको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, कैसा रहा आपका एनएलपी का एक्सपीरियंस, या जो ट्रेनिंग आपने फिर एनएलपी को अपना एक तरह से सब्जेक्ट बना लिया, इंटीग्रल पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का? मेरा ये मानना है कि ये सिलेबस एकेडमिक सिलेबस में होना चाहिए। आप कोई भी गैजेट खरीदते हो, आप मोबाइल खरीदते हो, उसका बुकलेट है। आप टेलीविज़न खरीदते हो, उसका बुकलेट है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसका बुकलेट है। ए ह्यूमन बॉडी को यूज़ करने का बुकलेट क्या है? और जब से मैं एनएलपी के टच में आया, तब मुझे समझ में आया कि जो एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी का बुकलेट है वो है एनएलपी साइंस। आज के समय में इंसान के पास समस्या क्या है? नॉट एबल टू डू, ये समस्या है। इंफॉर्मेशन की कोई समस्या नहीं है। वेरी ट्रू। इंफॉर्मेशन तो है। कौन नहीं जानता कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? कौन नहीं जानता कि शराब नहीं पीना चाहिए? लेकिन नॉट एबल टू डू, ये सबसे बड़ा इश्यू है मानव समाज का। और उसमें एक ही सॉल्यूशन है, उसका नाम है, उसका बुकलेट जान लो, मनुष्य का बॉडी कैसे बिहेव करेगा, और वही है एनएलपी। नॉट एबल टू डू, व्हाट ए वंडरफुल पर्सपेक्टिव। सही बात है। हमारे पास ये तो मैं भी कहता रहता हूँ कि कॉन्शियसली तो हमें सब कुछ मालूम है, हमें क्या करना चाहिए, पर करते क्यों नहीं। आप इसके अलावा आप थोड़ा सा मैं जब आपकी कहानी को देखता हूँ बचपन से लेकर अब तक, वो बहुत ही मोटिवेटिंग लगती है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो दर्शक हैं उन्हें एक अपनी कहानी बताएं, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन मिले हो कि आप कहाँ से निकल कर आए हैं और कैसे आप आज रहनुमा बन रहे हैं या गाइड बन रहे हैं हजारों नहीं लाखों लोगों को। एक्चुअली जब स्टोरी ऐसी है कि जब मैं इस दुनिया में आया, अब सिल्वर स्पून कह सकते हो, मतलब मेरे गांव के 5 लोग इकट्ठा करें तो एक मेरा बाप हो, उस प्रकार का फैमिली में मेरा जन्म हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय फादर। 9 साल का था, पिताजी नहीं रहे, परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। मतलब दुनिया एक नए एंगल से देखने का अवसर मिला। 9 साल की उम्र से सेकेंड हैंड कपड़े 10 साल पहना। मेरी माँ ने दूसरों के खेत में मजदूरी किया। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। लोग बोलते थे ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और मैंने कभी सेकंड नंबर नहीं लिया।
मैं हमेशा जून में अनाउंस करता था कि जिसको जो मर्जी मेहनत कर लो, सेकंड नंबर से काउंटिंग करना, पहला रिजर्व होगा। उस लेवल का मेरा वो कॉन्फिडेंट बचपन से ही रहा है, और मैं आज तक कभी सेकंड नंबर लिया नहीं। मेरा टीचर, प्राइमरी का सेकेंडरी का टीचर, एक मार्क अगर काट दे तो उसको मालूम होता था कि टेंशन मैंने पाल लिया है, अब वो बंदा वहाँ मेरे घर पे आएगा। तो मैं पढ़ाई में उस लेवल का था अप टू सेकेंडरी। लोगों की भी बड़ी उम्मीद थी, मेरे गांव में भी उम्मीद थी कि यह तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। अनफॉर्चुनेटली 12th साइंस में मैं फेल हुआ, तो वहाँ से एक अलग सिनारियो आया, और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी उस लेवल का नहीं था कि मैं कोई बड़ा पढ़ाई करता। शायद 12वीं में कुछ अच्छा परसेंटेज लाता तो स्कॉलरशिप से भी कर लेता था, लेकिन मैं भी वजह था कि फेल हुआ। फिर मैंने एक नया एंगल से पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी किया, 300 रुपया महीने का सैलरी के साथ नौकरी करता था। इलेक्ट्रिक का काम किया, कारपेंटर का काम किया, ट्यूशन लगाया, खुद का स्कूल लगाया, खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी किया। मेरी लाइफ बहुत ही एक प्रोसेस, एक आप बोल सकते हो वो कार्डियोग्राम की तरह रही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और यहीं से मैंने एक लाइफ को नाम दिया है कि लाइफ प्रोसेस है, ये संघर्ष नहीं है। जमाना इसको संघर्ष नाम दे रहा है, ये संघर्ष नहीं है, ये प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ आम को मीठा करना है तो तपना ही प्रोसेस है। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलते रहते हैं कि अगर आपको मीठा होना है तो आम की तरह तपना होगा। मैं बोलता हूँ ये तपना होगा, ये कोई श्राप है? ये तो प्रोसेस है। और कौन सा तरीका है आम को मीठा करने का? तो ये प्रोसेस था, मेरी लाइफ का शानदार प्रोसेसिंग हुआ। जब मैं आज से 18-19 साल पहले वापस रोड पे आया, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्कूल, सबके बाद वापस रोड पे आया और वापस एक नई शुरुआत की। 1500 रुपया किराए का मकान से वापस अहमदाबाद में एक नई जर्नी की शुरुआत हुई आज से 18 साल पहले। और तब मुझे लोगों ने बताया कि सेल्स में जाना चाहिए, सेल्स कैन चेंज योर लाइफ। तो सेल्स में गया और 10-11 साल सेल्स एंड ट्रेनिंग किया, और लास्ट 7 साल से ओनली ट्रेनिंग में हूँ। तो जर्नी काफ़ी कहीं न कहीं कहाँ से कहाँ मोड़ लिया, वो बिल्कुल प्री प्लान था। तो अभी जो ट्रेनिंग देते हैं या जो आप सेशन लेते हैं वो सेल्स के ही हैं? ऐसा नहीं है, मेरे अभी क्योंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जीवन जीने का तरीका है ऐसा, मैं कभी इस हिसाब से जीवन जीता नहीं हूँ। तो क्योंकि सेल्स बैकग्राउंड से हूँ और 11 साल सेल्स में रहा हूँ, पूरे भारत में एक पेट थी, वहाँ से रिक्वायरमेंट आती है तो उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा है। लेकिन स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेट्स में लगभग हर एंगल में ट्रेनिंग है। और मेरा अभी रेस्ट ऑफ द लाइफ जीने का मकसद भी यही है कि 12 साल के ऊपर के हर एक इंसान को मेंटल स्टेट रिसोर्सफुल बनाना, बस यही एक मकसद है। 2 साल से घर से रिटायर हूँ, बेटा 18 साल का हुआ, उसको पूरा जिम्मेदारी सौंप के घर से, कोई अभी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब इसी पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो? जीवन भर इसी पर्पज़ के लिए जीना है और कंटिन्यूसली अर्निंग के साथ एक बड़ा चैरिटी मिशन भी चलाना है इन टर्म्स ऑफ लोगों को रिसोर्सफुल बनाना। तो आपका गांव गुजरात में ही है? मेरा गांव गुजरात में है। गांधी जी और मेरे जीवन में ये 2 चीज़ें कॉमन है कि उनका जन्म भी पोरबंदर में था, मेरा जन्म भी पोरबंदर में। गांधी जी का कर्मभूमि अहमदाबाद था, मेरा भी कर्मभूमि अहमदाबाद है। लोग मजाक में हंस देते हैं तो इसको भी काउंट कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जैसा आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आजकल ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप भी बनता जा रहा है, और आजकल बहुत लोग ट्राई करते हैं, कुछ दिन के लिए वो दिखाई देते हैं किसी एडवर्टीज़मेंट में, फिर गायब हो जाते हैं। अगर आपको कुछ गाइड करना हो कुछ लोगों को कि ट्रेनर बनने में वो क्या गलती कर रहे हैं, कैसे उनको नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे? बिल्कुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिल्कुल खुले दिल से बात करते हैं। देखिए, खास करके आफ्टर कोरोना जो मैं देख रहा हूँ, हर चौथा आदमी अपने पीछे मोटिवेशनल स्पीकर लगा देता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरी और आपकी कोई औकात भी नहीं है कि हम किसी को रोक लें। सवाल यह है कि कोई भी काम आप कब सफल होंगे या आप उस काम को कब एक मुकाम दे पाएंगे। आप लोगों को देख देख के ट्रेनर बन जाए, उससे कुछ हासिल होना नहीं है और बन भी नहीं सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ, दूसरा मोदी लाया नहीं जा सकता, दूसरा गांधी बनाया नहीं जा सकता। तो हर एक इंसान यूनिक है। हर एक इंसान एक ओएस के साथ पैदा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, ओएस नहीं बदलेगी।
आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल की ओएस है, एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड की ओएस है, उसमें शानदार एप्लीकेशन डाउनलोड होगी लेकिन ओएस नहीं बदलेगी। मारुति को सर्विस करके शानदार बनाया जा सकता है, मर्सिडीज नहीं हो सकती। वो मारुति मारुति रहेगी, मर्सिडीज मर्सिडीज रहेगी। तो जो भी ट्रेनर बनना चाहता है या दुनिया के कोई भी बिजनेस में सफल होना चाहता है, मेरा अनुभव यह कहता है कि आप अपने पैशन को ढूंढो, और पैशन को जब भी आप पैशन को ढूंढते हैं तभी आप टॉप पे जा सकते हो। क्योंकि आपकी पैशन नहीं है तो आप दर्द नहीं झेल पाएंगे। आप बीच बीच रास्ते में रुकावटों से थक जाएंगे, हार जाएंगे, कहीं कहीं नई कोई लालच में आ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, आप मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनर बनना चाहते हैं या जीवन का कोई भी मुकाम पे आप टॉप पे जाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपका पैशन को फॉलो किया जाए। मैं पैशन कैसे तय करें? मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको 1 रुपया कोई ना दे फिर भी काम करेंगे, ये काम कौन सा है? यही आपका पैशन है। आप मुझे बोलने के लिए कभी बोलेंगे तो मैं बोलता ही रहूँगा, ये मेरा पैशन है, इसमें रुपया की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैशन है, और पैशन है, उसमें रुपया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी में रुपया है। उसी में रुपया। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर लोगों को अब ट्रेनर बनना है तो और किन 5-7 पॉइंट को आप कहेंगे कि ये करें और ये ना करें? नंबर 1 तो ट्रेन द ट्रेनर से कोई ट्रेनर बन नहीं सकता, ये मेरा दृढ़ मानना है। और दुनिया में जितने भी कोर्सेज चला रहे पूरे विश्व में ट्रेन द ट्रेनर, मैं उनसे जानना चाहता हूं उसको किसने बनाया? वेरी ट्रू। उसको किसने बनाया? एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कोई ट्रेन द ट्रेनर करके आया है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी ओएस शानदार थी, तो कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ने या कोई किताबों ने, कोई मेंटरों ने, कोई कोच ने उसमें नई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस ओएस को शानदार बनाने में योगदान जरूर दिया है। जैसे मैं हूं, तो मैं 13 साल की उम्र से पढ़ाई का मेरा हॉबी है। 13 साल का था, मैंने 3 किताब खरीदी थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य न प्रयोगो, स्वेट मार्डन की एक किताब थी, एक जेम्स एलन की थी, तेवो सफल केम, गुजराती टाइटल था, तेवो सफल केम थया, मतलब वो लोग कैसे सफल हुए। और दूसरी थी मानवी बनी सके जो धारे थे, मतलब बंदा बन सकता है जो भी वो जो चाहे, वो गुजराती टाइटल था। ये 3 किताब मैंने राजकोट से, मैं एक छोटे गांव से था, राजकोट में मैं चैरिटी स्कूल में पढ़ाई करने आया था। तो वहाँ पे हमारे यहाँ सिस्टम था, हॉस्टल में स्कूल वगैरह सब अंदर था। 15 दिन में 3 घंटे हमें बाहर भेजते थे। तो वो पहले वाले 3 घंटे जब मैं पिकनिक मतलब घूमने गया, बाकी लोग गार्डन में गए पता नहीं मुझे, मैं वो गांव का एक जिंदगी में पहली बार राजकोट जैसे बड़े सिटी में आया हुआ लड़का एक बुक स्टॉल में जाता है बड़े से, और उस बुक स्टॉल से ये 3 किताब खरीदता है। मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि ये 3 ही किताब क्यों खरीदी और ये लड़के ने। तब मुझे लगता है इस इंटरवल के पहले का कोई तो कनेक्शन है जो इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो 3 किताब से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। आज लगभग 900 से ज़्यादा किताब मेरे घर में है, पढ़ चुका हूँ। मेरा घर एक लाइब्रेरी जैसा है, अभी 2-3 किताब लिख भी रहा हूँ। तो ट्रेनर बनना चाहते हैं तो मैं अगर ट्रेनर बनना चाहता था, ये तो नहीं बोल सकता कि मैं चाहता था, ये डेफिनेटली मेरा कोई प्री प्लान योजना नहीं था, ये उनकी योजना थी। मैं तो सेल्स के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन ऊपर वाले ने कोई योजना बनाई आज से 7 साल पहले, उस समय वहाँ से मेरी जर्नी ट्रांसफ़र हुई। तो ये कोई प्री प्लान योजना नहीं थी। और मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी टॉप पे पहुँचे हैं किसी भी लाइन में, वो शायद प्री प्लान योजना नहीं थी। अब नरेंद्र मोदी की प्री प्लान योजना थी कि वो जो साधु बन के निकल गया था, अब वहाँ से किसी ने वापस भेज के कहाँ से कहाँ भेज दिया। तो महात्मा गांधी गए थे एडवोकेट बनने, अब वो कहाँ से कहाँ वो कहाँ पहुँच गया। तो इस दुनिया में जो भी बंदा बना है उसको प्री प्लान योजना से चल ही गया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि वो उनकी योजना का हिस्सा बने हैं, वही दुनिया के टॉप में गए हैं। आप ऐसा ही कोई प्री प्लान करके किसी की कॉपी करके रट्टा मार के कहीं पहुंच नहीं सकते। मेरे जीवन में आज मैं जहाँ पे भी हूँ, कई सारे मेंटरों का योगदान है। डेफिनेटली आप जैसे कई सारे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है, मुझे वैल्यू एडेड किया है। लेकिन वो सारी एप्लीकेशन थी, ओएस तो मेरी थी। अगर ओएस नहीं होती तो एप्लीकेशन कहीं वो सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट तब करेगा जब ओएस हो। तो आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, नंबर 1 आप अपनी ओएस को चेक करिए। आप ये चेक करिए कि आप खुद सोचते हैं कि मैं ट्रेनर बनना चाहिए या लोग मानते हैं कि आप ट्रेनर बनना चाहिए। अगर खुद सोचते हैं तो 2 बार सोचना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि आप वाकई दूसरे की लाइफ में वैल्यू एडेड कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज जो भी ट्रेनर्स दुनिया में 80% से ज़्यादा ट्रेनर तो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं।
अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि रोजी रोटी से कभी दूसरे का लाइफ वैल्यू एडिशन वैल्यू एड कैसे होगा। और ट्रेनिंग का बिजनेस मतलब वैल्यू एडिशन का बिजनेस, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भर चुके हो, अब आप किसी और की लाइफ को भरोगे, तब वैल्यू एडिशन आता है। तो ट्रेनर का मतलब है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, तब ट्रेनर बनते हैं, और उसके बाद कई सारे मेंटर से आप जरूर आपकी लाइफ में योगदान होगा। लेकिन आपका कोई कोर्स ट्रेन द ट्रेनर बना देगा, या आप 2 किताब पढ़ के या 2 गूगल से करके या 2 स्लाइड बना के पीपीटी बना के जाओगे, आज का ज़माना तो बहुत शानदार है, तुरंत फेंक देगा। वेरी ट्रू। अभी फ्रेंड्स जितेश ने बताया कि वही 3 किताबें क्यों खरीदी जो इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। वो 3 किताबें, वो कोई नोवेल भी हो सकता था, कोई हिंदी का नोवेल भी हो सकता था, कोई फिल्मों की कहानी भी हो सकती थी। इसके पीछे हमेशा याद रखिएगा आपकी डेस्टिनी प्लस आपकी उस डेस्टिनी के साथ जो एक जुड़ाव है वो काम करता है, यानी कि इसे हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं। वहाँ ये भी तो हो सकता था कि वो ये 3 किताबें उस दिन अवेलेबल ना होती और किताब आप खरीद ही लेते। याद रखिएगा जीवन में जब भी आपके पास कोई इंटरनल वैल्यू पड़ी होती है, जो वैल्यू आपको फॉलो करनी होती है कई बार, ठीक है ना, उसके लिए ऑलरेडी आपका माइंड उन जगहों पर ले जाता है, आपके पैरों को, आपके हाथों को, आपकी बॉडी को, जहाँ पर उसे उस वैल्यू को पूरा करने के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे, ऐसे ही आपको घटनाएं मिलेंगी जो आपको अपने लेवल तक पहुंचा देंगी। फ्रेंड्स, जितेश की एक बहुत बढ़िया बात लगी कि उन्होंने कहा कि इनकी जो घर है वो वो लाइब्रेरी की तरह है। मुझे इनके घर पर जाकर रुकने का मौका मिला है कुछ घंटों के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा वहाँ का वातावरण लगा, फैमिली का, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। जब आप इतना बाहर रहते हैं, बहुत सारा बाहर रहते हो, महीने में 20 दिन रहते हो, ठीक है ना, फिर भी आप अपने घर को, यानी कि अपनी फैमिली के जो रिलेशनशिप है उसको कैसे, या रिलेशनशिप को आप अगर आप कहें, क्योंकि लोगों को आप ट्रेन करते हो या मोटिवेट करते हो, तो लोग तो मोटिवेट तभी तो रहेंगे जब उनके घर के रिश्ते बढ़िया होंगे। बिल्कुल। तो आप उनके बारे में या रिश्तों के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आप कोई भी मिशन पे है तो आपका मिशन वो फैमिली का मिशन बन जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ब्यूटीफुल। आपका मिशन वो फैमिली का मिशन बन जाना चाहिए। और फैमिली का मिशन कैसे बनता है, जब सेल्स में आया, मैं एक डायरेक्ट सेल्स में आया था, तो डायरेक्ट सेल्स में जब आया तब मैं पार्ट टाइम 2-3 काम करके करता था। तो उस ज़माने से मैंने मेरी वाइफ के साथ बैठ के मैंने नेगेटिव शुरुआत की थी। मैं जब उस काम को शुरू करने जा रहा था, मैंने मेरी वाइफ को बोला, एक काम तो शानदार मिला है लेकिन शायद मैं कर नहीं सकता। मेरी वाइफ बोली, क्या तू नहीं कर सकता यार? मतलब वो तो हमारे यहाँ गुजरात में तू बोलने का रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ एक जनरल टॉप में बोल रहा हूँ। तो तू नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो शानदार है यार, तू बोलता है होशियार है और दुनिया भी बोलती है, कैसे नहीं कर सकता? मैं बोला, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं अगर इसको करूँगा तो सैटरडे संडे पूरा उसमें देना पड़ेगा, शाम को उसमें काम करना पड़ेगा, तो देर रात को घर आऊँगा। मतलब तू बहुत सारी जिम्मेदारी ले तब मैं इसको कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे लग रहा है नहीं कर पाऊँगा। बोला, क्या करना होगा? मैं बोला, अगर 2-3 साल के लिए तू मुझे ऐसा समय दे दे कि भाई सारा, भाई तो नहीं बोली थी वो सारा जिम्मेदारी ले। बोला, कौन सा जिम्मेदारी? मैं बोला, मैं खाली कमा के पैसा दूंगा घर में, और शादी ब्याह उसमें ज़्यादातर मुझे अवॉइड करोगे, आप लोग मैनेज कर लोगे। बोला, उससे क्या होगा? बोला, उससे 2-3 साल में लाइफ का ऐसा दिन लाऊंगा जो बाकी की औरतों के सामने तो प्राउड से बोल पाएगी कि ये मेरी लाइफ है। उसने बोला, डन है, कर ले। और बस उस दिन की बात है, और आज की बात है, लगभग 18 साल हो गया, बिना मतलब का मेरी वाइफ का कभी कॉल नहीं आया। 18 साल में एक बार भी उसने कभी मौज से कॉल नहीं किया है कि आज चलो बात करती हूँ। वो कोई इमरजेंसी होगा तो मुझे कॉल करेगी, वरना मेरा कॉल का इंतजार करेगी। और अगर 2 दिन मैंने कॉल नहीं किया, तब भी मैं तीसरे दिन मैं कॉल किया तो कभी ये नहीं पूछा उसने कि 2 दिन कहाँ था। उसने ये पूछा, ठीक तो था सब? 2 दिन थोड़ा खाना बना तो खाया था? बोला, हाँ थोड़ा बहुत बिजी था। बोला, कोई नहीं। तो वो बहुत, अगर वो ना होती तो मैं ना होता। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि रिश्तों को आज रिश्ते बहुत, रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कपल्स के बीच में, मैरिड कपल्स के बीच में। आप भी देख रहे होंगे कि कितना टूट रहा है। तो हाउ टू, अगर आपको कोई सलाह देनी हो इन लोगों को? मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अंग्रेजी एजुकेशन है ना, रिश्तों में अंग्रेजी एजुकेशन ने बहुत बड़ा बंटाधार किया है। कैसे? अंग्रेजी एजुकेशन, मैं अंग्रेजी लैंग्वेज का खिलाफ में नहीं हूँ,
लेकिन उसका जो लिविंग पैटर्न है, आप विदेश फॉरेन में भी देखेंगे लिविंग पैटर्न क्या है, वहाँ हर एक को स्पेस है, हर एक को अपना स्पेस चाहिए। इंग्लिश में हर एक को अपना स्पेस चाहिए, लिव मी अलोन। वहाँ पे झगड़े होंगे तो क्या होगा, लिव मी अलोन। एलोन होने से कभी झगड़े खत्म होते हैं क्या? साथ में बैठोगे तब तो झगड़े खत्म होंगे। तो वहाँ पे हर एक को एक स्पेस चाहिए। और अब वो अंग्रेजी एजुकेशन हम यहाँ कर रहे हैं, उसी का कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एम ए इंग्लिश हूँ, तो एज ए लैंग्वेज इंग्लिश का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके कल्चर का मुझे ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि उस कल्चर से ज़्यादातर मैं जो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में लगभग हर न्यूज़ चैनल में मैं डिबेट में जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं खुला बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में मैं हाईएस्ट सिंगल मदर को देख रहा हूँ इंडिया में। What do you mean by highest single mother means? People, I mean ladies दो अकेले। 3 साल मैरिज चलेंगे, उसके बाद फीमेल को लगेगा कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं कमा रही हूँ, मैं इसके प्रेशर में क्यों रहूँगी। एक बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ मस्ती से रहूँगी, तो भाई छोड़ लो, घर जा आपने। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये अभी दिखाई दे रहा है आपको? मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 10 साल में ये होगा इंडिया में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसे रोकेंगे कैसे? रिश्तों में स्पेस खत्म करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अब आज हस्बैंड का पासवर्ड अलग है, वाइफ का पासवर्ड अलग है मोबाइल का। अब आपको स्पेस चाहिए, वहां प्रेम कहाँ होगा? प्रेम में आप जब स्पेस खत्म करोगे, प्रेम अपने आप होगा। जितना स्पेस बढ़ाओगे, प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम कहाँ से रहेगा? ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉस है, दोनों का वाइस वर्सा है, मेल फीमेल दोनों का बीच में कोई स्पेस होगा, तब तक वहां प्रेम का रूल क्या है? जहां प्रेम तहां ना पर्दा, जहां पर्दा तहां ना प्रेम, प्रेम और पर्दा दोनों रखे वो तो दुश्मन की रीत। अब फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर स्पेस का मीनिंग ये है कि आप डिसएसोसिएटेड यानी कि अलगाव क्रिएट ना करें, छोटी छोटी बातों पर अलगाव क्रिएट ना करें, और सीक्रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में क्या सीक्रेट होना चाहिए? आपको ऐसे 5 दोस्त क्यों चाहिए जो आपकी वाइफ को कंफर्टेबल नहीं है? पूरी दुनिया में आप अपनी वाइफ के लिए पांच वो चीज को मैचअप नहीं कर सकते। आपके लिए कोई XYZ फीमेल रिलेशन फ्रेंडशिप उतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो आपकी वाइफ को मंजूर नहीं है? पर ये तो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है ना कि आप शादी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को एक बिल्कुल, जबकि आपकी प्रेजेंट शादी से पहले की तो लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो वैल्यूज़ तो इनग्रेंड है डीपली आपके माइंड में। प्रॉब्लम तो ये है कि वो लॉजिकली तो सबको पता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड, और हमें प्यार से रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उससे पहले उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उन दोनों की, जिस तरह से उन्होंने लाइफ को जीकर अपनी कंडीशनिंग कर ली है, उस कंडीशनिंग के वो शिकार हो रहे हैं, उन वैल्यूज़ के शिकार हो रहे हैं, उस आइडेंटिटी के शिकार हो रहे हैं जो अब शादी से पहले उन्होंने जिए, जहाँ पर उनके पास फ्रीडम थी, जहाँ पर उनके पास अपने डिसीजन लेने के मीनिंग थे। अब सवाल ये है कि आज मैं कई बार लोगों से जब अपनी ट्रेनिंग में देखता हूँ, तो कई बार हस्बैंड वाइफ में कोई एक आता है तो वो कहता है कि सर हमने शादी करी है, पर डोंट यू थिंक कि मेरे पास यहाँ से लीव करने का ऑप्शन है? मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो नहीं था, तेरे पास हो सकता है। नहीं, उसमें एक ही इश्यू है ना सर, उसकी शादी की पहले की लाइफ को कौन मना कर रहा है? बस आज आप हाइड करना बंद कर दो, कुछ भी चीज को हाइड करना बंद कर दो। आपको पासवर्ड क्यों चाहिए? पासवर्ड खत्म करो। आप जो भी रिलेशन है बताओ, वाइफ को हस्बैंड को बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? आप सारा सवाल का मतलब सारा सवाल जनरेट ही होता है पर्दों से। पर्दा ना हो तो कोई जनरेट नहीं होगा। ऐसा कौन आज से पहले सालों में कोई ऐसा कहाँ था जो शादी करने के बाद उसके कोई सिक्योरिटी आ जाती थी? मेरी लाइफ की आपकी लाइफ में कहाँ आ जाती थी? ऐसा तो कुछ नहीं था। हम कहाँ कुछ हाइड करते थे, और बाकी रिश्ते भी ऐसे ही होते थे। पहले के ज़माने और आज के ज़माने में एक ही अंतर बचा है, एक ही अंतर बना है। पहले के ज़माना भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है, बस आज हम छुपाना बहुत कुछ सीख गए हैं। यही तो सारे रिश्तों की जड़ है। तो यहाँ 2 बातें होगी अगर रिश्तों को निभाना, अगर रिश्तों को शानदार बनाना होगा तो 2 बातें होगी। नंबर 1, आपको सारी चीज़ों को ओपन रखना चाहिए और समझाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, आपका व्हाट इज इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके लिए अब रेस्ट ऑफ लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे ही व्हाट इज इंपॉर्टेंट का लिस्ट बनेगा, बाकी चीजें अपने आप छूट जाएगी। व्हाट अबाउट द पेरेंटिंग? पेरेंटिंग के मामले में हमारी इंडिया सबसे बेस्ट था जब हम जॉइंट फैमिली में थे। इससे बड़ा कोई चीज नहीं था। वेरी ट्रू। अगर जॉइंट फैमिली में क्या होता था, मैं हमेशा बात करता हूं मेंटल स्टेट की। जो मेंटल स्टेट क्या होता है, तो मेंटल स्टेट हमेशा उसका बना रहे, उसका इनर सेल्फ इमेज जाए ना,
टूटे ना, उसका प्रोटेक्शन दादा दादी करते थे या नाना नानी करते थे। आज भी आप सब टीवी में वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखते होंगे, जो दादाजी है उसका क्या रोल है? बस टप्पू को प्रोटेक्ट करना, वही उसका रोल है। वो सिंबल है हमारी पुरानी लाइफस्टाइल कैसी होती थी, ऐसी होती थी। वो दादाजी को खुद के लड़के जेठा के दुश्मन थोड़ी हो सकते हैं। तो फिर बार बार डांटते क्यों है? वो डांटते इसलिए है कि भाई तू भी छोटा था तो ऐसा ही था, तू थोड़ा शांति रख। तो वो करके वो टप्पू के मेंटल स्टेट को बनाए रखते हैं, इनर सेल्फ इमेज को टूटने नहीं दे रहे। और आज के ज़माने में एक तो पेरेंट्स, अभी जॉइंट फैमिली का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया, और जो हस्बैंड वाइफ है दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे, तो बच्चे का पेरेंटिंग बचा कहाँ? वहाँ उसको वैल्यू कौन सिखाएगा? वैल्यू कोई किताब से सिखाई नहीं जा सकती, वो जी के सिखाई जाती है। तो जी के उसको कौन सिखाएगा? तो पेरेंटिंग का तो अभी के हिसाब से बंटाधार है। और अभी जो भी बच्चे हैं, उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या है उसके पास सही कोई सिस्टम ही नहीं। अब सबसे पहली बात तो 2 बच्चे होना और 1 बच्चे होना, उसमें बहुत अंतर है। वेरी ट्रू। अगर एक फैमिली में कोई 2 बच्चे हैं तो उसका ग्रोन अप एक अलग वे में होगा, और सिंगल बच्चा है तो उसका ग्रोन अप अलग वे में होगा। तो पहले तो सिंगल चाइल्ड है वही पेरेंटिंग का दुश्मन है। अगर 2 बच्चे होते तो उसका पेरेंटिंग अलग ही होता, वो अपने आप कई सारी चीज़ें ट्यून होती। तो पहला इश्यू वहाँ से। दूसरा, उसको अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे है, वो बेचारे, उनकी भी एक लिमिट है। वो ऑफिस से हारे हुए आए हैं, घर में काम बाकी है, बच्चे को वो इम्पोर्टेंट कहाँ दे पाएंगे, और बच्चे कुछ कहेंगे उसको झाड़ते रहेंगे। मैं हमेशा बोलते हैं, मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चों के बारे में कुछ सिखाओ, मैं बोलता हूँ इस दुनिया में बच्चे शानदार होते हैं, अगर ट्रेनिंग की सिखाने की ज़रूरत है तो टीचर्स एंड पेरेंट्स को है। तो पेरेंट्स एंड टीचर को समझाया जाए तभी बात बन सकता है। पेरेंटिंग के मामले में समाज शायद एक अलग रास्ते निकल गया है, जहाँ पे हम नई पीढ़ी के लिए सही रास्ता नहीं है। जॉइंट फैमिली के अलावा दुनिया में आप पूरी दुनिया के देख लीजिए, पेरेंटिंग की इंडिया को कहाँ जरूरत थी? ये फॉरेन से लाना पड़ा हमें। इंडिया में तो दादा दादी नाना नानी पेरेंटिंग का बाप थे। वेरी ट्रू। व्हाट अबाउट द यूथ डेवलपमेंट और यूथ का जो आजकल चल रहा है? आप तो ट्रेनिंग देते हो, तुम्हें बहुत सारे यूथ भी होते होंगे, वो भी तो भटके हुए हैं। यूथ के लिए इश्यू क्या है कि पहले के ज़माने में हमारे पास क्या था? रोल मॉडल थे। मैक्सिमम मेरी और आपकी लाइफ में समाज में भी रोल मॉडल थे, घर में भी रोल मॉडल थे, हम एक कल्चर में जीते थे। आज यूथ के लिए सबसे बड़ा इश्यू है, घर में तो रोल मॉडल बचा नहीं है, वो लेवल का लाइफ उसको घर में दिख नहीं रहा है। और घर से बच्चे मैक्सिमम 99% बच्चे को वो फीलिंग नहीं है कि मैं मेरे बाप या माँ जैसा बनूं। तो वहाँ रोल मॉडल घर में बचा नहीं है। बाहर उसने जो रोल मॉडल बनाए हैं उसकी रियलिटी से वो अनजान है। वेरी ट्रू। अब मान लो कोई हीरो हीरोइन या कोई भी बाहर की पर्सनालिटीज को वो रोल मॉडल मान रहे। अब उसकी पर्दे की लाइफ और पर्सनल लाइफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है, लेकिन मैं उतना ही कहना चाहता हूँ और वो ट्रू है कि उसकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर है। और ये यूथ कहाँ समझ पाएगी कि ये बड़ा अंतर है? उसको तो यही लग रहा है कि यही लाइफ है। तो जो रियल ही नहीं है उसको आप आइडल करोगे तो कहाँ जाएंगे? तो इस यूथ के लिए बड़ी समस्या तो यही है कि उसका आइडियली, हाँ, करना क्या चाहिए फिर? उसने करना होगा, यूथ ने करना होगा नंबर 1। अभी के जमाने में यूथ अगर चाहता है तो उसने अपने आप एक खुद का पाथवे बनाना होगा। मैं हमेशा बोलता हूं, आप बॉडी को सीधा करिए, किसी को बिना पूछे आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से 1 दिन 2 दिन लीजिए कागज पेन लेके कि भाई मैं इस दुनिया में तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस दुनिया में किसको फॉलो करूं। आज के ज़माने में फॉलो करने के लिए मैं कंफ्यूज हूं कि भाई मेरे पास उतना कोई गाइडलाइन है नहीं, और गाइडलाइन दे रहा है वो भी सही है कि नहीं है उसका क्या पता चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, स्प्राइट की एडवर्टाइज थी, दिखाओ पे ना जाओ अपनी अकल लगाओ। पहले स्प्राइट की वो एडवर्टाइज आती थी, दिखाओ पे ना जाओ। तो यूथ को चाहिए कि अपने लाइफ का पाथवे बनाए। यूथ का जो टाइम है, यूथ का जो एज पान है, वो बिल्डिंग का टाइम है। उस कैरेक्टर बिल्डिंग का, लाइफ बिल्डिंग का टाइम को वेस्ट ना हो, उसके लिए चाहिए कि 10वीं
10वीं 12वीं से पहले पहले कागज पेन लेके अगले 10 साल 15 साल का लाइफ स्पान डिजाइन करे, अकेले बैठ के कंधे सीधे करके बार बार अपने आप को पूछे कि मैं वाकई में जीवन में करना क्या चाहता हूं, मेरे ऊपर वाले की योजना क्या है। मैं और आप कुछ बनाते हैं तो वो वेस्ट नहीं होता, तो वो बनाए वो वेस्ट कैसे हो जाएगा। उसने कोई तो हेतु से, कोई तो पर्पस से यहां हमें भेजा है, तो वो पर्पस क्या है मालूम कैसे पड़ेगा। कंधे सीधे करके 1 दिन 2 दिन ट्राई करके कागज पेन लेके बार बार बैठ के अकेले रूम में बैठ के अपने आप से सवाल करिए कि वाकई मैं जीना क्यों चाहता हूं, मेरे जीने का क्या मकसद है, मेरे जीने से मुझे क्या फायदा होगा, मेरे जीने से किसको फायदा होगा। अगर इस प्रकार के सवाल से 10 15 20 साल का कोई लाइफ का स्पान बनाया जाए, मेरे हिसाब से उसकी सारी बत्ती जल जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ चाहिए। जो आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के नाम पर हमें रिवार्ड मिल जाते हैं, और उसमें यूथ के लिए एक और चीज़ भी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेच्योर तरीके से, एक तरह से, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके लिए उसे कोई एफर्ट भी नहीं करना है, वो है उसकी रिलेशनशिप्स, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो रही हैं। हाउ टू हैंडल, और इससे नुकसान और फ़ायदा क्या चल रहा है सोसाइटी को। मल्टीपल रिलेशन, पहले तो ये पैदा ही क्यों हो रहा है, पैदा इसलिए हो रहा है कि जमाने में आज समझने वाले लोगों की कमी है। समझाने वाले तो होलसेल में है, समझने वाले नहीं है। अगर मेरा ये मानना है कि मेल या फीमेल अगर कोई यंग रिलेशन में जाते हैं तो उसका फिजिकल रिलेशन ये कोई की पॉइंट नहीं है। की पॉइंट उसको इमोशनल रिलेशन उसका की पॉइंट है। तो इमोशनली घर में कोई अंडरस्टैंड करने वाला मिल जाए, समझाने वाला नहीं, समझने वाला, तो इसको काफी हद तक अपने आप खत्म किया जा सकता है। हमें चाहिए। बट आपने तो कहा है कि घर में तो उसका कोई रोल मॉडल नहीं, ना लड़की का ना लड़के का। तो वो सोसाइटी को करना पड़ेगा ना। सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि भाई इस ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए। इस बॉडी को फूड चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस आई चाहिए कि उसको कोई महत्व दे, उसको फूड चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस चाहिए, उसको सेक्स चाहिए, उसको फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए। अब वो इमोशन के लिए तो कहीं जाएगा, इमोशन के लिए तो जाएगा। अब उसका कोई फीलिंग का ध्यान, आजकल क्या हो रहा है कि घर में, या घर में खास करके फैमिली में, लोग समझाने के लिए रेडी है, समझने के लिए रेडी नहीं। समझाने के लिए पेरेंट्स को लगता है कि मैं बड़ा हूं तो मैं समझाऊं, वो तुम फॉलो करो। एक्चुअली मेरे हिसाब से इस दुनिया में जरूरत है केवल समझने वाले की। कुछ भी हो गया है बस उसको समझो, तो वो क्या फील कर रहा है। अब वो मान लो बच्चा फेल हुआ, अब फेल हुआ, क्या बच्चे को मजा आ रही है? उस समय तुम्हारे ज्ञान की कहां जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और मेरा अटूट भरोसा है कि अगर वो बच्चे लड़कियों को अगर घर में कोई एक अच्छा दोस्त मिल जाए, आधे रिलेशन खत्म हो जाए, आधे रिलेशन शुरू ही ना हो। लड़कियों को उतनी आजादी नहीं है कि वो बेचारी घर में खुल के कोई दोस्त बना पाए, बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, जो उसकी जो मर्जी बात कर पाए, उतना कोई एक घर में दोस्त नहीं है। अगर ये होता तो रिलेशन नहीं होता। हर एक को चाहिए सच्चा प्यार। वो टर्म्स ऐसा नहीं कि मेल फीमेल, हर एक एंगल से उसको सच्चा प्यार चाहिए। वो सच्चे प्यार की तलाश में जाते हैं, कहीं सच्चा है नहीं तो मल्टीपल हो जाता है। अब उसकी दवा ये है कि घर वाले समझे कि मतलब पेरेंट्स, मेरी बात करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को मैंने बचपन से उसको सिग्नेचर सिखाया मेरा। क्यों? कि स्कूल में कुछ भी लफड़ा हो जाए, वहां तुम जो मर्जी लिख के मेरा साइन मारो, बाद में मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब बताओ ये बच्चे कहां गलत करेंगे? ऐसा बाप चाहिए सबको। अब वो बच्चे, मेरे बच्चों को एक ही टेंशन होता है कि भाई मेरे से कुछ भी हो गया, बस मेरा बाप कहां है वहां मुझे पहुंचा दो। उसको एक सिक्योर फील हो रहा है, उसको मां की भी उतनी नहीं पड़ी है। बोला मेरा बाप किधर है, बस वो आके मेरे कोने में ले जाएगा, बोलेगा पापा ऐसा हुआ। बोला ठीक है मैं बैठा हूं, खत्म करो। अब मेरे दोनों बच्चों को एक ही टेंशन होता है कि मेरा बाप रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा बाप मेरी वजह से कभी टेंशन में नहीं होना चाहिए। क्यों? उसको मालूम है कि इस दुनिया में मेरा ये एक ही दोस्त है जो सबसे बेस्ट है और हर हाल में मेरे साथ खड़ा है, फेल हो, पास हो, कुछ भी हो जाए। और ये ओरिजिनल सॉल्यूशन यही है। हमने फैमिली में हर एक को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करके उसको समझना होगा, समझाना नहीं होगा।
समझेंगे तो बात बन जाएगी। और अब फिर लोग मुझे बोलते हैं अगर इतनी आज़ादी मैं बच्चों को दे दूं सिग्नेचर करके जो भी, तो स्कूल में नहीं जाएगा, वो तो पढ़ाई नहीं करेगा। अरे भाई मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कभी ट्यूशन नहीं रखे। मैंने उनको बोला कि भाई तुम्हें क्या पढ़ना तुम तय करोगे, मेरा काम है तुम्हारे विश में यस करना, बस ये मेरा काम है। मुझे चाहिए वैल्यूज़ पे जीवन चाहिए। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तुम भी सिगरेट ना पियो, ये मेरी इच्छा है। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तुम शराब नहीं पियोगे, ये मेरी इच्छा है। मैं वैल्यूज़ को, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, वो मनी को इम्पोर्टेंट दे रहे, और मनी के इम्पोर्टेंट में सारा बंटाधार हो रहा है। अगर वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट देते थे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट आ जाता था और आपका खानदान सुपर हो जाता था। तो मेरे दोनों बच्चों को मैंने कभी ट्यूशन करने के लिए नहीं बोला। स्कूल, उसको कभी स्कूल में आज नहीं जाना है, गुल्ली लगानी है, तो मैं बोलता हूँ मार दे यार, तो साइन तो तुम्हें मालूम है, कर दे। बोला मम्मी क्या, बोले मम्मी को थोड़ा सुन लेना यार, इस कान से सुन ले, इससे निकाल ले, बात खत्म। धीरे धीरे तो उसकी माँ को भी समझ में आ गया तीनों एक है, मैं क्या कर लूँगी। तो धीरे धीरे माजरा बन गया और आज हम बहुत प्राउडली जी रहे, और मेरी सोसाइटी में भी सब लोग प्राउडली कह रहे हैं कि इनके बच्चे शानदार हैं। अब शुरू में तो मुझे पागल कहते थे कि यार ये बच्चे को बिगाड़ देगा, और दोनों बच्चे बहुत शानदार मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है मार्क्स, क्योंकि मेरे लिए कोई मशीन थोड़ी है। जमाने में क्या लगा है, मेरा मशीन सही कि तेरा मशीन सही। अरे भाई ये मशीन नहीं है, ये इंसान है। तो मेरे बच्चे कभी फेल भी हो जाएंगे तो उसको कोई डर नहीं है, उसको मालूम है कि फेल हुआ तो कोई नहीं, बाप है मेरे पास, बस बात खत्म। आप ट्रेनर भी हैं और गुजरात से भी हैं, तो अब थोड़ा पैसे के बारे में बताओ, ट्रेनिंग देते हो तो। जी सर, क्या बताऊं पैसे के बारे में। हाउ यू थिंक इट शुड बी अर्नड, सेव्ड, मल्टीप्लाइड, या क्या करते हैं आप? ट्रेनिंग भी तो इसी में देता हूँ, इसी में देते हो, तो कुछ की पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दें। देखो, मैं अगर मेरी व्यक्तिगत लाइफ से बोलूं तो मनी इज ऑलवेज सेकेंडरी फॉर मी। मैं कभी भी पैसे को पहले नंबर पे नहीं रखता। मैं हमेशा बोलता हूं सूखी रोटी भी चलेगी और 25,000 करोड़ भी चलेगा, दोनों वैल्यूज और इथिक्स के आने चाहिए। जैसे हम लोग गांव में घी को सूंघ के लेते थे कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ लोग जानना चाहेंगे कि ये वैल्यू क्या वर्ड है आपके लिए। वैल्यू का मतलब है आपको किसी के बाप से पूछने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने से पहले एक बार अंदर की आवाज़ को सुन लो कि अंदर की आवाज़ सही बताए तो वैल्यू है। अंदर की आवाज़, सर ये ऊपर वाले ने इतना शानदार मशीन दिया है, अंदर से आवाज़ आती है। आप मंदिर जाते हो और मंदिर से बाहर आके किसी दूसरे के जूते में आपका पैर जाए, तुरंत आवाज़ आती है कि ये जूता मेरा तो नहीं है। अब आपकी बुद्धि बोले कि नहीं जूता अच्छा है, ले ले, तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए वैल्यूज का मतलब है अंदर की आवाज को सुनना। श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर का एक स्थान बताया है। ईश्वर अलग अलग पूजा पद्धति के हिसाब से अलग अलग होंगे, वो ठीक है। मैं गीता को कोट करते हुए बोलना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर का एक स्थान बताया है कि इस बॉडी के अंदर हृदय है, हृदय के अंदर जीव है और जीव के अंदर ईश्वर है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो तुम्हें ऑलवेज वॉच कर रहा है, गाइड भी कर रहा है। इंट्यूट आकाशवाणी क्या होती है? यही तो आकाशवाणी है, यहाँ से होती है वही तो आकाशवाणी है। तो वहाँ से वो आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब फिर वहीं लौटते हैं पैसे के लिए। पैसे, देखिए पैसे आप एक बड़े पर्पस के लिए लग जाइए, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा कभी पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस शानदार होना चाहिए। पैसे तो आप संभाल नहीं पाओगे, उतने आएंगे। एक पर्पस बना के लग जाइए। अब सवाल उठता है कि पर्पस ढूंढे कैसे? मैंने बताया ना, आपका कंधे सीधे करके 2-3 दिन अपने आप साथ दीजिए, कहीं रिजॉर्ट में चले जाइए, अपने घर में घर वालों को बोल दिए 2 दिन में किसी से बात नहीं करूंगा। बार बार कागज पेन लेके कंधे सीधे करके बैठते रहिए, अपने आप से पूछते रहिए मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा जीने का क्या मतलब है, मेरे जीने से मुझे क्या फ़ायदा, मेरे जीने से किसको फ़ायदा, मेरे जीने से मेरे फैमिली को क्या फ़ायदा, मेरे समाज के क्या फ़ायदा, मेरे देश के क्या फ़ायदा। अपने आप इतने पर्पस निकलेंगे, आप पागल हो जाओगे। एक नई ऊर्जा मिल जाएगी और बिना फूड आप बॉडी को एक नई बॉडी से 18 घंटा 20 घंटा काम करवा सकते हो। फ्रेंड्स, पर्पस के लिए जितेश जी ने जो बताया है कि आप अपने लिए कुछ सवालों को ढूंढिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, क्या कर सकता हूँ, किसको फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे लाइफ को लेके चलते हैं। जब आप इतना क्लोजली लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं,
what do you want to say to the people when they are growing older? ओल्डर हो मतलब एक एज के बाद जब उसके पास काम नहीं, उसके पास रिटायरमेंट लाइफ है, उसको वो एंजॉय कैसे करे? ये आपका सवाल बना? जी बिल्कुल। हाँ, कि भाई रिटायर को एंजॉय कैसे करे? देखिए, जब तक आपके पास पर्पज होगा आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपको अप टू एंड पर्पज चाहिए। अब कल मैं एक ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ 4-5 कंपेनियन थे, वो हरियाणा थे शायद। तो बातों बातों में उससे बात करी, सर आप हमें गाइड, आप क्या करते हो? मैंने बोला ट्रेनर हूँ। बोला हमें कुछ सिखाओ। अब वो सारे मेरे से बड़ी उम्र के थे। मैं बोला मेरे एक रूल है कि बड़े मेरे से उम्र में बड़े है उसको क्या सिखाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि बात तो सही है आपकी, उम्र में बड़े हैं तो उसको वंदन जरूर किया जाएगा, लेकिन जानकारी में जो बड़ा होगा वो बात करेगा। तो फिर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे, तो बोला कि आप बताना चाहिए। मैं बोला क्या बताऊं, बताओ। उसने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बोला मैं 13 साल का था, तब से मैं हरि भजन की ओर निकला हूं। अब मतलब मनुष्य के बॉडी का एंड गोल क्या है? एंड गोल मैं जिस विचारधारा से हूं कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना, ये एंड गोल है इस दुनिया से बाहर जाने के बाद। तो मैंने बोला मैं 13 साल का था, तब से मेरे ये प्रोसेस चालू है। अब जैसे जैसे स्टेशन नजदीक आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो आप अभी 70 के आसपास हो तो आपकी स्पीड बढ़ाओ, हरि भजन की स्पीड बढ़ाओ। ये आपको मैं बता सकता हूं। लेकिन हर एक हरि भजन कर पाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस वो हैबिट का गेम है। आपने जीवन भर जीवन को कैसे जिया है वैसा ही आप बुढ़ापे में कर पाओगे। कुछ नया हो नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी एक हैबिट्यूट हो गया है। तो करना ये होगा कि आपको कोई न कोई नया पर्पस बनाना होगा, वो चाहे समाज सेवा का हो, जो जिसमें आपकी रुचि हो। अगेन मेरा वो आता है, आप अकेले में बैठ जाओ, कंधे सीधे करके कागज पेन लेके पूछो अब मैं करना क्यों चाहता हूँ, मरना क्यों नहीं चाहता हूँ, अपने आप जवाब आएगा। विदाउट पर्पज लाइफ कभी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकती। लगभग 2 साल हुए, थाने में मुझे एक बड़े डायरेक्ट सेलिंग लीडर ने बुलाया था कि सर आपसे मेरा एक सवाल है, मेरी लाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो क्या करूं? बोला मेरा इतना महीने का इनकम है, अब उसमें भी कोई रुचि नहीं बचा। मेरे बच्चे हैं वो फॉरेन में सेटल है, वहां पे भी कोई रुचि नहीं बचा, तो क्या करूं? मैंने बोला सर नए गोल बनाओ, क्योंकि जब तक आपके पास लाइफ में गोल है तब तक एंजॉय है। जिस दिन गोल गायब, एंजॉय गायब। आपको इंडिया में एक बंदा अभी भी 18 घंटा मेहनत करता हुआ मिल रहा है, 1-2 बंदे। मैं कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख नहीं रहा हूं, मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं है, मैं उसकी काम करने की कला की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी या बाबा रामदेव, जो 18 घंटे 20 घंटे बॉडी से काम कर ले रहे, उसका कारण क्या है? उसके पास बड़े पर्पस है। जब आपके पास पर्पस हो गए तो थकाई की थकावट, काई की मतलब कुछ होना ही नहीं है। ये निराशा, ये थकान, ये सब पर्पस न होने का कारण है। अगर आपके पास पर्पस होंगे, थकान की कोई बात ही नहीं आती। तो पर्पस ढूंढना होगा। मैंने उस मुंबई के वो बंदे को बताया कि आप किसकी वजह से पैसा कमा रहे हो? बोला कई सारे लीडर काम कर रहे हैं। मैं बोला सर अब उसको कहाँ पहुंचाओगे? ऐसे 100 लीडरों का लिस्ट बनाओ और उसके सामने फिगर डालो कि इस 100 लोगों को मुझे यहाँ पहुंचाना है। दूसरे दिन से मुझे बताना क्या बॉडी एक नया एनर्जी प्रोड्यूस करती है। राइट। स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते हो? 110%। वो क्या है आपके लिए? मेरे लिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करता हूं। शायद ये नेचर का ही योजना थी। 13 साल की उम्र में मैं राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल में एंट्री लिया। एंट्री इसलिए लिया था कि मैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन था, मतलब पर डे का 1 रुपीस, 365 रुपया में खाना पीना मतलब पानी, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, वो सारा वहाँ पे 365 रुपीस, 365 दिन 365 रुपया उसके हिसाब से था। तो राजकोट में शायद मेरे चाचा को किसी ने बताया कि ऐसा स्कूल है जहाँ पे इतना सस्ता बजट में आपका एजुकेशन हो सकता है। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिस्टम है, आप वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, बच्चा पास होगा तो वहाँ हो जाएगा। अब अंकल को या पूरे गांव को मालूम था कि ये पास नहीं होगा तो कौन पास होगा, क्योंकि गांव में पहले से मेरा पढ़ाई का ऐसा ही था। तो मेरा बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत फ्रंट नंबर से मैं पास हुआ और वहाँ पे एंटर हुआ। वहाँ से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, धार्मिक जर्नी शुरू हुआ।
13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। मुझे लगता है कि वहाँ से आपको बहुत अलग तरह की फाउंडेशन बनी है आपकी लाइफ की। मेरी लाइफ में तीन चीजों का बड़ा महत्व है। नंबर 1, मेरी माँ। शायद उनका वो ना होती तो मैं ना होता आज। उसका उतना योगदान है, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ ही, मेरा बाप माँ सब कुछ वही थी। तो पहला योगदान उनका है। दूसरा है राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल का, जिन्होंने मेरा फाउंडेशन बनाने में बहुत सॉलिड काम किया। और आपने जब यूथ का सवाल पूछा था, मैं चाहूँगा, मैं इस यहाँ उसको वापस सवाल को जोड़ना चाहूँगा कि आज के यूथ को चाहिए कि आपका यूथ, अगर आप अपनी नई जनरेशन को बचाना चाहते हो तो उसका एजुकेशन 8वीं 9वीं 10वीं से ऐसे जगह पे करवाइए जहाँ ओनली मनी के पीछे भागना ना हो, कुछ कल्चर हो, कुछ वैल्यूज़ हो, बच्चे का निर्माण हो। वहाँ से वो बच्चा, जैसे मैं हूँ या मेरे बच्चे भी उसी कल्चर में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ वो बच्चे, अब मेरे बच्चे आपको मिलेंगे तो पहले आपका पैर छुएंगे, तो उसका एक अलग कल्चर बनेगा। वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो एक कल्चर, आप नई पीढ़ी को एक दिन में उसको टर्न नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइम स्पेन वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है आज बच्चों के पीछे, तो इस प्रकार के गुरुकुल जैसे कोई भी बहुत सारे धर्मों में सभी अच्छे होंगे, वहाँ जहाँ कहीं वैल्यू एंड कल्चर है वहाँ पढ़ाना चाहिए, वहाँ से बनेगा। तो मेरा जीवन में दूसरा मुद्दा है राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल, जिसकी वजह से आज मैं ऐसा बना। और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। वहाँ का 10 साल का जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं जो मेरे बैकबोन बने हैं, एक मेरा छोटा भाई है और एक मेरा दोस्त है। वो दोनों की वजह से, वो दोनों ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता, क्योंकि वो दोनों हमेशा बैकबोन की तरह मेरे पीछे खड़े थे। वो मेरे बेटे भी है, वो मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे माँ बाप भी है। बहुत बढ़िया। अभी आपका लाइफ का पर्पस अभी क्या बाकी है? लाइफ का एक ही पर्पस है, रेस्ट ऑफ द लाइफ 12 साल के ऊपर के हर इंसान को रिसोर्सफुल बनाने में गंवाना चाहता हूँ, उसी में स्पेंड करना चाहता हूँ, उसी में स्पेंड करना। और कोई लाइफ का गोल नहीं बचा है, एक ही गोल है। ऑफिस को धीरे धीरे ऑटोमेटेड कर रहा हूँ कि वहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो जाए, और घर को ऑटोमेटेड कर चुका हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब 18 का हुआ तो मैंने बोला, भाई मैं 9 का था तब से इस घर को लीड कर रहा हूँ, तू 18 का है। मैं 9 का गांव का था, तू 18 का सिटी का है। अब मैं चाहता हूँ तू घर को लीड करेगा। बाप के रोल पे तुम्हें खाली पैसा मिलेगा, रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग अब तुम्हें देखना होगा। मैं घर में क्या खाना बनेगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, दीवार का कौन सा कलर का पेंट लगेगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। 2 साल से वो बहुत बखूबी से कर रहा है, और मेरा रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी मिशन पे है। बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स, कुछ और बताना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो मेरी लाइफ का मंत्र है कि अगर आपको लाइफ में एक शानदार लेवल पे जाना है, लाइफ को एक ज़बरदस्त मुकाम पे लेके जाना है, अब आप ऐसे 5 लोग ढूंढ लीजिए। ऐसे 5 लोग जो आपको जहां ब्रेक लगाएंगे आप विदाउट एनी इफ एंड बट ब्रेक लगाएंगे। ऐसे 5 लोग आपके जीवन में है, फिर आप शानदार ग्रो करेंगे। और ऐसे 5 लोग नहीं है, आपको दुश्मन की कहाँ जरूरत है, आप खुद काफ़ी नहीं है। तो उन 5 लोगों को ढूंढे कैसे? 5, जैसे मैं मेरी लाइफ की बताऊं तो 5 आपको इंट्यूशन आ जाता है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे फादर के मामा जी, जो मैं हमेशा उनको वाइज मानता था कि हाँ ये हर एंगल में वाइज है। अब वाइज का मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो उनको मैं मानता था। सेकंड, मेरे खुद के मामा, वो भी काफ़ी वाइज थे, क्योंकि तो मैंने उनको पकड़ा था। मेरा एक दोस्त है जो मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन मेरा बैकबोन है, हार्दिक मेरा बैकबोन है। तो वो उनकी बात में कभी टालता नहीं हूँ, वो कितना भी कुछ भी बात कर दे तो मैं टालता नहीं हूँ। तो आपके जीवन में ये 5 लोग ढूंढने के लिए क्या चाहिए? वो 5 लोग आपको उसका इंटेंशन के ऊपर आपको कभी डाउट ना हो कि भाई ये बंदा कभी इंटेंशनली कुछ गलत एडवाइस देगा नहीं। नॉलेज का जरूरत नहीं है, उस बंदे में कितना नॉलेज है उसका कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में मतलब हमेशा इंटेंशन का रहता है।
तो वो 5 लोग जिसका इंटेंशन शुद्ध है, ऐसे 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके हृदय से नज़दीक है, उसका इंटेंशन प्योर है। और अलग अलग एरिया से आपको दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन प्योरिटी वही मेन बात है। अब मेरे फादर के मामा जी, इन्होंने जब हमारा एक फैमिली मैटर था उसमें, उसने बोला कि आपने 2 बीघा जमीन को ज़्यादा देना चाहिए। मुझे बोला कि देना चाहिए। मैंने बोला आप बोल रहे हो तो देना चाहिए, बात खत्म। उस समय कईयों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने बोला ये मेरा मेंटर है, बात खत्म। और आज मैं जब यहाँ बैठे देखता हूं तो वो मेरा सबसे सही डिसीजन था, वो मेंटर मेरा सही था। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरा शॉर्ट लॉस है, लेकिन लॉन्ग बेनिफिट ही है, क्योंकि आपने जब चुना है 5 लोगों को तो बात खत्म। देखिए, लॉजिक से आप कितना दुनिया को लेके जाएंगे, कितना भी लॉजिक लगा के कहाँ तक जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते। आपको एंड कहीं तो रुकना पड़ता है। तो वही आपका लॉजिक के ऊपर ब्रेक कौन लगाएगा? वही 5 लोग हैं जो प्योर इंटेंशन वाले हैं, हमेशा आपका भला चाहने वाले हैं। उनकी कहीं एक आध डिसीजन गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई ब्रेकर चाहिए। ब्रेकर नहीं होगा, आपका लाइफ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। बहुत खूब जितेश जी, बहुत बढ़िया। आपने तो सभी मैटर पर अपनी राय दी है। फ्रेंड्स, 5 लोगों को ज़रूर आप मेंटोर की तरह रखिएगा, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आपके काम आएंगे। ये बात सही है कि जब आप एक जंगल में होते हैं तो आपको लगता है कि इस पगडंडी से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो अगर कोई हेलीकॉप्टर में है तो वो आपको बताएगा कि रास्ता वो नहीं, भले ये है। आप कहेंगे इधर तो कांटे लग रहे हैं ज़्यादा, पर वो बता देगा कि यही बाहर निकालेगा। तो आपको हमेशा एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक नहीं बल्कि कई होने चाहिए। बहुत बढ़िया जितेश जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आप यूँ ही ग्रो करते रहिए जी सर, और लोगों को एम्पावर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी फैमिली के लिए शुभकामनाएं, बच्चों को प्यार, नमस्कार बाकी लोगों को। थैंक यू सर। अपना ध्यान रखिएगा।